हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ASP.NEट कोर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मॉडल्स। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ASP.NEट कोर 6 को यूज़ करके हम जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं वो सारी MVC बेस्ड होती है। मतलब उसके अंदर MVC आर्किटेक्चर फॉलो होता है। तो MVC के अंदर ये जो M होता है वो स्टैंड करता है किससे? मॉडल से। भाई देखो, कंट्रोलर्स और व्यूज, ठीक है, मतलब मॉडल, व्यूज और कंट्रोलर्स। इसके अंदर हमने व्यूज और कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख लिया है, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉडल्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब आज के टाइम की जितनी भी प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर मॉडल्स लाजमी यूज होते हैं। ठीक है, जब हम मॉडल्स का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे उसके बाद जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह गया है स्ट्रांगली टाइप व्यूज का, जो कि हम यूज करते हैं अपने कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास करने के लिए, उसको भी हम देखेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 20 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको मॉडल्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, हमारी MVC एप्लीकेशन के अंदर मेन जो 3 कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मॉडल होता है, व्यू होता है और फिर कंट्रोलर होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि कंट्रोलर क्या करता है? व्यू और मॉडल के दरमियान जितना भी इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको मेंटेन करता है। मतलब व्यू को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजेगा, कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेके हमारे व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। तो व्यू के बारे में क्या बताया था? ये हमारी यूजर इंटरफेस की लेयर होती है, कंट्रोलर हमारी लॉजिक के लिए होती है, और व्यू और मॉडल के दरमियान जितना भी डेटा मेंटेन करना होता है, लॉजिक मेंटेन करनी होती है, उसको हम यूज करते हैं। और फिर आता है हमारे पास मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या करता है? मॉडल हमारी एप्लीकेशन का जो डेटा होता है उसके साथ हैंडलिंग परफॉर्म करता है। मतलब हमारी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा होता है जो हम अपने व्यूज वगैरह में डिस्प्ले करवाते हैं, उस डेटा को मैनेज करने का काम किसका होता है? मॉडल का होता है। और भाई देखो, ये जो एप्लीकेशन का डेटा है ये वही डेटा होता है मोस्टली जो कि हमारे डेटाबेस से आता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मॉडल का डेटा हमेशा डेटाबेस से ही आए। आप क्या कर सकते हो? आप मॉडल के अंदर अपना मैनुअली टाइप डेटा भी क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, मॉडल का जो सबसे पहला मकसद है वो क्या है? एप्लीकेशन डेटा। कि भाई आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसकी डेटा को हैंडल करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मॉडल का। ठीक है, तो अब मॉडल को मैं मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो, मैंने क्या बताया? मॉडल। मॉडल क्या होती है? बेसिकली हमारे पास C# की क्लासेस होती हैं। मतलब जब भी आप मॉडल बनाना चाहोगे तो मॉडल बेसिकली क्या होती हैं? C# की क्लासेस होती हैं। और ये जो मॉडल होती हैं जो कि C# की क्लासेस होती हैं, ये किसके साथ इंटरेक्शन करती हैं? ये हमारी डेटा सोर्स के साथ इंटरेक्शन करती हैं। डेटा सोर्स मतलब जहां से हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा आएगा। ठीक है, तो अब डेटा सोर्स कौन कौन सी हो सकती है? डेटा सोर्स यहाँ पे देखो, डेटाबेस भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई मैनुअल लिस्ट भी हो सकती है, या फिर जिसको आप कलेक्शन भी कहते हो। लेकिन जो बड़ी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर मोस्टली हमारी जो डेटा सोर्स होती है वो क्या होती है? डेटाबेस होती है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो मॉडल है वो C# क्लासेस हैं, और ऐसी C# क्लासेस हैं जो कि किसी डेटा सोर्स के साथ क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। अब वो डेटा सोर्स मैंने क्या बताया? डेटाबेस भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई मैनुअल लिस्ट या कलेक्शन भी हो सकती है। तो इसका मतलब कि अगर आपको एप्लीकेशन के डेटा के साथ काम करना है, भले वो डेटाबेस से आ रहा हो या मैनुअली आप लिख रहे हो, आपको वहां पे मॉडल्स लाजमी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ थियरी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, अ मॉडल इज अ क्लास। देखो वही बात जो अभी मैंने बताई, मॉडल क्या होती है? क्लास होती है विद .cs। .cs मतलब फॉर C#। और ये क्या है? एक एक्सटेंशन है जो कि हमारी क्लास की एक्सटेंशन होती है। मतलब मॉडल कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉडल बेसिकली क्या होती है? उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? C# एप्लीकेशन के अंदर एक क्लास बनाते हो। ठीक है, मतलब आपकी जो ASP.NET कोर की एप्लीकेशन है उसके अंदर अगर आपको मॉडल बनाना है तो आपने सिंपल क्या करना है? एक क्लास बनानी है जिसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है? .cs। तो देखो आप यही कह रहा है, अ मॉडल इज अ क्लास विद .cs फॉर C# एज एन एक्सटेंशन हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? मॉडल एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है? मोस्टली जो हम मॉडल बनाते हैं ना उसके अंदर हम क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मॉडल और प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। भाई देखो, सपोज करो
कि मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मतलब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? मॉडल से। मतलब मैं स्टूडेंट का क्या बनाऊंगा? एक मॉडल बनाऊंगा। और ये स्टूडेंट क्या कहलाएगी? बेसिकली हमारे पास एक मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया? स्टूडेंट की एक मॉडल क्लास बना ली। और स्टूडेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब स्टूडेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट का आपको पता है रोल नंबर भी होता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम भी होता है, उसका जेंडर भी होता है, उसकी क्लास भी होती है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। तो मतलब जो आप मॉडल क्लास बनाओगे उसका नाम रखोगे स्टूडेंट, और उसके अंदर जो आप प्रॉपर्टीज बनाओगे वो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? ये वाली। ठीक है, जिस तरह से रोल नंबर हो गया, नेम, जेंडर, क्लास हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, मॉडल्स आर यूज टू सेट और गेट द डेटा। मतलब मॉडल्स हम क्यों यूज करते हैं? कि मॉडल्स के अंदर हम डेटा सेट भी करवा सकते हैं और डेटा गेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, स्टूडेंट मॉडल क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? कोई डेटा सेट भी कर सकते हैं और डेटा गेट भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सी शार्प के अंदर, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे गेट और सेट के कीवर्ड्स आते हैं। तो वो इसी बात की इंडिकेशन होते हैं कि हम मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर डेटा सेट भी करवा सकते हैं और वहीं से हम डेटा गेट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ और थ्योरी है, उसके बाद हम आते हैं उसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ योर एप्लीकेशन डज नॉट हैव डेटा देन देयर इज नो नीड फॉर अ मॉडल। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन का कोई डेटा नहीं है तब आपको मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा है जो कि आप टैग्स के थ्रू अपने वेब पेजेस के अंदर राइट कर देते हो, तो वहां पे आपको मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है आज के मॉडर्न एरा के अंदर, क्योंकि आज की जो मॉडर्न एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का डेटा लाजमी होता है, मतलब डेटाबेस लाजमी होता है, तो इसलिए वहां पे मॉडल की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ योर एप्लीकेशन हैज डेटा देन यू नीड अ मॉडल। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन के पास डेटा है तब आपको मॉडल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द मॉडल्स इन ASP.NET Core MVC कंटेन्स अ सेट ऑफ क्लासेस। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब मॉडल जरूरी नहीं है कि मॉडल क्लासेस आप सिर्फ एक ही बनाओ, आप एक से ज्यादा मॉडल क्लासेस भी बना सकते हो। भाई जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक स्कूल के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मतलब एक कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो आपको पता है कि स्कूल के अंदर आपके पास टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर कोर्सेज भी होंगे, सब्जेक्ट्स भी होंगे, मतलब बहुत सारी एंटिटीज होंगी जिनके लिए मैं क्या करूंगा, मॉडल्स के अंदर अलग अलग क्लासेस बनाऊंगा। मतलब मॉडल के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास भी बनेगी, टीचर की क्लास भी बनेगी, कोर्स या सब्जेक्ट की क्लास भी बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल क्लासेस की मदद से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, द मॉडल्स इन ASP.NET Core MVC कंटेन्स अ सेट ऑफ क्लासेस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डोमेन डेटा। डोमेन डेटा, वही बात, हमारा डोमेन क्या है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज होंगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ क्लासेस की मदद से। तो देखो ये जो डोमेन डेटा है यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो से द बिजनेस डेटा। मतलब जो आपका डोमेन डेटा है उसको आप बिजनेस डेटा भी कह सकते हो। एज वेल एज इट ऑल्सो कंटेन्स लॉजिक टू मैनेज द डोमेन एंड बिजनेस डेटा। मतलब यहाँ पे कह रहा है मॉडल्स के अंदर आप लॉजिक भी लगा सकते हो, मतलब कोई लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपको वो जो डेटा है आपकी एप्लीकेशन का वो किस तरह से आपको उसको हैंडल करना है, मेंटेन करना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द मॉडल्स इन ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन आर यूज्ड टू मैनेज द डेटा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछे कि भाई मॉडल्स क्या होते हैं, तो आपने क्या बताना है कि मॉडल्स इसलिए यूज होते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें, सिंपल। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ यू आर वर्किंग विद एनी वेब एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन MVC डिजाइन पैटर्न देन इन दैट MVC एप्लीकेशन थ्री थिंग्स आर कॉमन, दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ये तो हम सबको पता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे बता रहा है तीनों चीजों के बारे में, मतलब तीनों चीजों की समरी बता रहा है छोटे छोटे पॉइंट्स में। देखो क्या कह रहा है, द कंट्रोलर्स आर यूज्ड टू मैनेज द ओवरऑल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब कंट्रोलर्स क्या करता है, हमारी पूरी एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करता है, उसको मैनेज करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टाइम जब भी यूजर आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है तो राउटिंग के बाद हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाती है वो किसके पास जाती है? कंट्रोलर के पास जाती है। और फिर कंट्रोलर ही क्या करता है, मॉडल से डेटा लेता है, व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाता है और कंट्रोलर के अंदर ही सारी हम लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, मॉडल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा एंड दीज डेटा आर यूज्ड ऑन व्यूज। देखो वही बात कर रहा है
कि मॉडल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी एप्लीकेशन के डेटा के लिए। और मैंने क्या बताया कि वो डेटा डेटाबेस से भी आ सकता है या मैनुअली भी आप कोई लिस्ट या कलेक्शन बना के उसको डिस्प्ले करा सकते हो, कहाँ पे, अपने व्यूज में। ठीक है, फिर देखो व्यूज के बारे में बता रहा है, व्यूज आर बेसिकली द HTML पेजेस दैट गेट रेंडर्ड इनटू द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यूज क्या होते हैं, सिंपली HTML पेजेस होते हैं जिनको रेंडर कराया जाता है, डिस्प्ले कराया जाता है, कहाँ पे, आपके क्लाइंट के ब्राउजर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बाय यूजिंग मॉडल्स। मतलब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जिस तरह क्रिएट हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, रीड हो गया, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, अगर वो हमें अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म करने हैं डेटाबेस के साथ, तो वहां पे भी मॉडल्स का कॉन्सेप्ट हमें लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसिकली एक नोट है, देखो क्या कह रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है लाजमी नहीं है, लेकिन बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू स्टोर ऑल द मॉडल क्लासेस विद इन द मॉडल्स फोल्डर। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपके जितनी भी मॉडल क्लासेस हैं वो सारी आप मॉडल क्लासेस कहाँ बनाओगे, एक सेपरेट मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। जिस तरह कंट्रोलर्स हम सेपरेट फोल्डर में बना रहे थे, व्यूज हम सेपरेट फोल्डर में बना रहे थे, इसी तरह जितनी भी मॉडल क्लासेस हैं वो भी आप कहाँ बनाओगे, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बनाओगे। लेकिन भाई देखो एक बात मैं अभी बताता जाऊं कि अभी तक हमने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। मतलब अभी तक हमने एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा, डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी तक इसके अंदर अटैच नहीं किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिंपल मॉडल बनाना सिखाऊंगा और उसके थ्रू डेटा किस तरह से जनरेट करके किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं ये बताऊंगा। लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे मॉडल्स को यूज करके। ठीक है, तो अब आता हूँ इसके प्रैक्टिकल के ऊपर और मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो विजुअल स्टूडियो 2022 में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करूंगा वो होगी ASP.NET कोर। ये देखो वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब एम्प्टी में यूज नहीं कर रहा, मैं MVC टेम्पलेट के साथ अपनी ये ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मॉडल्स इन ASP कोर। ठीक है, ये मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखो फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्ट किया, .NET कोर 6 यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी को आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है और आपको नजर आ रहा होगा मॉडल्स इन ASP कोर। तो देखो इसके अंदर कंट्रोलर्स के बिल्ट इन हमारे पास फोल्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, मॉडल्स के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, व्यूज के अंदर भी कुछ व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, देखो मॉडल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना एक मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, और मॉडल मैं वही बनाऊंगा जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स में बताया स्टूडेंट के लिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट मॉडल बना हुआ है जो कि एरर व्यू के लिए है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। हम एक अपना मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल्स के ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है। और मैंने आपको क्या बताया था, मॉडल क्या होती है, हमारे पास एक सिंपल क्लासेस होती है। ठीक है, तो न्यू आइटम में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा क्लास। अगर आपको यहाँ पे नजर ना आए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, क्या रख रहा हूँ इसका नाम, स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट मॉडल के नाम से हमारे पास एक मॉडल क्लास आ चुकी है। और देखो मैंने बताया था कि C# की क्लास होती है हमारे पास। तो इसके अंदर अब मुझे क्या बनानी है, प्रॉपर्टीज बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो हमारा एप्लीकेशन का डेटा होगा उसको सेट करवा सकेंगे और वहीं से गेट करवा सकेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बनाने का शॉर्टकट है, आपने यहाँ पे PROP लिखना है और फिर टैप टैप करना है। मतलब 2 दफा टैप करोगे तो ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रोल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ PROP टैप टैप। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे दूसरा बना रहा हूँ प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की और इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो होगा नेम। ठीक है, ये नेम के लिए होगा स्टूडेंट का। ठीक है, और फिर इसके बाद दोबारा PROP टैप टैप और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और ये होगा किसके लिए, जेंडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जेंडर। ठीक है, और फिर हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्लास के लिए। ठीक है, तो PROP लिख के टैप टैप करता हूँ। ठीक है, क्लास हमारे पास इंटीजर होगी। लेकिन भाई देखो क्लास में इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं रख सकता क्योंकि आपको पता है क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ स्टैंडर्ड। कहते हैं ना 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। तो ये हमारी जो मॉडल क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज बना ली है। भाई देखो अब ये वाली जो मॉडल क्लास है ना, इसका जो डेटा है वो जनरेट करने के लिए, वो गेट करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना, वो क्या होती है कि हम रिपॉजिटरी पैटर्न को यूज करके एक क्लास बनाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा फेच करके कंट्रोलर में लेके जाते हैं
और उसके बाद हम वहां पे अपना डेटा डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन भाई देखो, अभी आज के इस लेक्चर के अंदर मैं रिपॉजिटरी पैटर्न के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी जाऊंगा तो मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो रिपॉजिटरी पैटर्न का कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं अपने इस मॉडल का डेटा किस तरह से जनरेट करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसका डेटा मैनुअली एक लिस्ट बना के मैं क्या करूंगा, जनरेट करूंगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ, देखो हमारा कंट्रोलर है ना, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर आओ, देखो बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर बना हुआ है, होम कंट्रोलर। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स एक्शन मेथड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, और इसी का एक व्यू भी पहले से क्रिएट हुआ होता है हमारी एमबीसी एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यूज का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, और यहाँ पे देखो होम के अंदर आपको ये इंडेक्स के नाम से एक फाइल नजर आ रही होगी, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखो इसके अंदर पहले से कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये जो मैंने स्टूडेंट मॉडल बनाया है ना, अब मैं इसी को यूज करके डेटा जनरेट करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, अपने इस एक्शन मेथड में जिसका क्या नाम है, इंडेक्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या नाम रख रहा हूँ, स्टूडेंट्स। और इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है, लिस्ट जनरेट करता हूँ यहाँ पे। और वो जो लिस्ट होगी वो किस टाइप की होगी, ये जो हमारे पास स्टूडेंट मॉडल मैंने बनाया है ना, इस टाइप की होगी। देखो नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टूडेंट मॉडल, आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है, तो इसका जो भी नेम स्पेस होगा वो यहाँ टॉप पे ऊपर ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है इसका नेम स्पेस, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है, और इसके अंदर डॉट मॉडल्स के फोल्डर को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हमारी ये वाली मॉडल क्लास है जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगा दो, और यहाँ पे अब मैं डेटा जनरेट करता हूँ, ठीक है। किस तरह से डेटा जनरेट करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसी का, ठीक है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो स्टूडेंट मॉडल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन मैनुअली बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये डेटा कहीं किसी डेटाबेस से नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे मैनुअली बना रहा हूँ। लेकिन जब हम डेटाबेस पढ़ लेंगे आगे जाके, तो हम डेटाबेस से डेटा ये फेच करेंगे। तो भाई देखो इसके अंदर मैंने 4 प्रॉपर्टीज बनाई थी ना। सबसे पहली कौन सी बनाई थी, रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, नेम। नेम के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, कुमार, ठीक है, कुमार दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्लास, तो क्लास यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11, ठीक है। अब देखो यही पूरी लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं तकरीबन 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ आदिल, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल क्या देता हूँ, नताशा, ठीक है। नताशा यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा एक चीज हमारे पास रह गई, और वो क्या था, जेंडर, ठीक है। तो जेंडर भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नेम के बाद यहाँ पे देखो जेंडर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जेंडर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेल, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे आके नीचे पेस्ट करते हैं, ये भी मेल है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नताशा है ये हमारे पास क्या है, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको फीमेल कर दिया। स्टैंडर्ड इसका चेंज कर देते हैं तीनों का, ठीक है। 11 है, यहाँ पे इसका 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ 12, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने मॉडल को यूज करके अपनी एप्लीकेशन का डेटा यहाँ पे जनरेट कर लिया, ठीक है। लेकिन वही पॉइंट जो कि मैंने पहले भी बताया कि अभी मैं जस्ट आपको मॉडल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम एक रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू एक क्लास बनाते हैं, और उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डेटा सोर्स को, अपने डेटाबेस को, डेटा एक्सेस लेयर को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और वहां पे जितनी भी लॉजिक होती है कि भाई किस तरह से डेटा एक्सेस करना है, वो सारा काम हम वहां पे करते हैं, और उसके बाद डेटा हम अपने कंट्रोलर में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये जो काम होगा जो मैं बता रहा हूँ वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बना लिया स्टूडेंट्स। अब मैं इसको पास करता हूँ अपने व्यू के अंदर। कैसे पास करता हूँ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था व्यू डेटा का, ठीक है। व्यू डेटा का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी की का नाम रख रहा हूँ माई स्टूडेंट्स, और इसके अंदर ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाया है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। अपने व्यू डेटा में ये मैंने स्टूडेंट्स पास कर दिया। अब इसी व्यू डेटा को मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे एक्सेस करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, जो हमारा index.cshtml है। भाई देखो यहाँ पे आपको रेजर सिंटेक्स नजर आ रहा है। सबसे पहले इस व्यू डेटा से डेटा लेके मैं एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट्स, और इसी के अंदर यहाँ पे देखो मैं अपने व्यू डेटा जिसकी की का नाम क्या रखा था मैंने, माई स्टूडेंट्स, इसको मैं गेट करता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं इसकी टाइप कास्टिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। और टाइप कास्टिंग में मैं बता देता हूँ कि भाई ये किस टाइप का डेटा है, ये हमारे पास
लिस्ट का है मॉडल, स्टूडेंट मॉडल का, ठीक है, इस तरह से। ये देखो, मतलब ये एज लगा के जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने व्यू डेटा को टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इस व्यू डेटा के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेटा गेट करके मैं अपने स्टूडेंट्स के वेरिएबल में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ। कैसे एक्सेस करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, मैं बनाता हूँ एक टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ, HTML टेबल, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं सबसे पहली रो बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं TH बनाता हूँ, मतलब हेडिंग्स बनाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने वो जो हेडिंग्स यहाँ पे स्पेसिफाई की थी ना, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एज अ हेडिंग में यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। देखो, पहला रोल नंबर है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेम है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जेंडर है, ठीक है, यहाँ पे जेंडर आ गया, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास था स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के बजाय यहाँ पे मैं क्लास लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से @ लगा के, रेजर सिंटेक्स लगा के, यहाँ पे देखो ये फॉर ईच लूप आ गया। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं वेरिएबल बनाता हूँ std, ठीक है। और डेटा कहाँ से लूंगा, देखो ये जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है ना, जिसके अंदर डेटा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, व्यू डेटा से ले रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फॉर ईच लूप के अंदर यहाँ पास कर लेता हूँ। तो देखो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है ना टोटल, तो वो 1 बाय 1 कहाँ पे जाएंगे, std के पास जाएंगे, और इसी std को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। देखो, अच्छा, ये वाला जो फॉर ईच लूप है ना, ये मुझे इस tr के बाहर रखना है, ठीक है, सही है। ये tr तो सिर्फ किसके लिए, हेडिंग्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, बाहर आके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये फॉर ईच लूप यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये tr बनाता हूँ, और इस tr के अंदर सबसे पहला td ओपन करता हूँ, और इस td के अंदर यहाँ पे देखो मैं std पास करता हूँ। और std हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर एक्सेस करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। 4 चीज़ें हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 4 दफ़ा इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। std के बाद यहाँ पे हमारे पास है नेम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पे जेंडर, ठीक है, और लास्ट पे है हमारे पास स्टैंडर्ड, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। मतलब देखो, अब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहला स्टूडेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टूडेंट है कुमार, फिर आदिल है, फिर नताशा है। तो मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुमार की रो आ जाएगी, और वो यहाँ से std में चली जाएगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं कुमार का रोल नंबर एक्सेस कर रहा हूँ, नेम एक्सेस कर रहा हूँ, जेंडर एक्सेस कर रहा हूँ, और स्टैंडर्ड एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह फॉर ईच लूप दोबारा चलेगा, यहाँ पे आदिल का डेटा आएगा, आदिल की ये पूरी रो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, बूटस्ट्रैप वगैरह कोई CSS अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने मॉडल का डेटा फैच करके डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो, ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, मतलब ये इंडेक्स व्यू ओपन हो गया, और यहाँ पे देखो सारी चीजें इंडेक्स व्यू की नजर आ रही हैं। और ये देखो, ये जो डेटा हमने मॉडल से जनरेट किया था और फिर उसे कंट्रोलर से व्यू में पास किया था, और व्यू में यहाँ पे हमने इसको इस तरह टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास बेसिकली किसका, मॉडल्स का। लेकिन मैंने बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं किसकी मदद से, रिपोजिटरी पैटर्न की मदद से, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।